हेलो एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। चैप्टर नंबर 6 काय चिकित्सा का हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे काय चिकित्सा का चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम बात करेंगे रक्त व स्रोतों की व्याधियों के बारे में, जिसमें हम मॉडर्न के और आयुर्वेद के दोनों के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। रक्त व स्रोतों का स्थान क्या बताया आचार्य चरक ने क्या माना है? शोणितवाहनाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा च। तो 2 चीज़ें मानी हैं, एक माना है यकृत जो आपका लीवर है और दूसरा माना है आपका प्लीहा। तो 2 स्थान माने किसने? आचार्य चरक ने, यानी कि स्प्लीन और लीवर आपके रक्त व स्रोतस बताए गए हैं। और आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? आचार्य सुश्रुत ने यकृत और प्लीहा तो माना ही है और साथ में क्या माना है? इन्होंने माना है रक्तवाहिनी धमनियाँ बताई गई हैं, ठीक है? तो ये हमने फर्स्ट प्रॉफ से ही पढ़ा हुआ है और ये हमारा बेसिक सा श्लोक था। रक्त क्षय के लक्षण क्या होते हैं? शोणित क्षय क्या होगा? त्वक पारुष्यम मतलब क्या होगा? जो त्वचा है उसमें कैसे हो जाएगी? ड्राइनेस हो जाएगी। अम्ल की प्रार्थना करेगा और सीरा शैथिल्य मतलब जो भी हमारी सीराएँ हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो कैसी मिलेंगी? वो कैसी मिल जाएँगी यहाँ पे? कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेंगी या हम कह सकते हैं वो सिकुड़ी हुई मिलेंगी क्योंकि रक्त की क्षय हो चुका है। आचार्य सुश्रुत ने 15/13 में कहा है। अब रक्त की वृद्धि अगर हुई है तो क्या होगा? रक्तज विकार होंगे, जैसे रक्त विसर्प होगा, ठीक है? प्लीहा वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा? विसर्प होगा पहला, दूसरा क्या होगा? प्लीहा वृद्धि हो जाएगा। साथ में क्या होगा? कुष्ठ वात रक्त, तो कुष्ठ हो जाएगा, वात रक्त हो सकता है और साथ में क्या होगा? रक्त पित्त होगा, गुल्म उपकुष्ठ, तो गुल्म होगा और साथ में क्या होगा? उपकुष्ठ में, ठीक है? और क्या रहेगा? कामला। इसी के साथ क्या रहेगा? व्यंग अग्निनाश समूह, तो क्या होगा? अग्निनाश हो जाएगी, व्यंग हो जाएगा, समूह होगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा? रक्त और जो त्वग है और जो नेत्र है वहाँ पे वो कैसे रहेगा? रक्त वर्ण की मूत्रता रहेगी, मतलब त्वग में, नेत्र में और मूत्र में रक्त की वर्ण क्या कॉम्प्लेक्स आ सकता है अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में आचार्य वाग्भट भट्ट ने कहा है। अब बेसिकली बात करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि रक्त व स्रोतों की दुष्टि के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी से लेके हम डिजीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ यहाँ पर हमारा मेन फोकस किस पे है कि जो रक्त व स्रोतस है उसकी दुष्टि के हेतु क्या है? तो क्या कहा गया? विदाही अन्नपान, तो अगर कोई विदाही भोजन कर रहा है, स्निग्ध उष्ण भोजन का प्रयोग कर रहा है या द्रव वगैरह का बहुत ज़्यादा भोजन कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है? आतप या वायु का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो वो क्या करेगा? रक्त व स्रोतसों की दुष्टि कराएगा। तो ये हमारा रक्त व स्रोतसों की दुष्टि के बारे में वर्णन हो जाएगा। अब लक्षण क्या मिलेंगे? बेसिकली रक्त की दुष्टि हुई है तो क्या होगा? अंग में क्या हो जाएगा? श्यामता होगी, मतलब साइनोसिस वगैरह की कंडीशन तुम कह सकते हो। ज्वर होगा, दाह होगी, पांडु होगा, यानी कि पांडु का मतलब क्या है? एनीमिया होगा, ठीक है? इसी तरह शोणित गमन मतलब क्या होगा? रक्त क्या होगा? हेमाटाइटिस हो सकता है, ठीक है? तो जो है ब्लड वो कहीं न कहीं से बाहर आएगा। रक्तपित्त वगैरह की कंडीशन तुम कह सकते हो या फिर जो है नेत्र जो होंगे वो कैसे होंगे? रक्त वर्ण के नेत्र मिलेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ बेसिकली किसके बारे में? रक्त व स्रोतों की दुष्टि के बारे में, लक्षण के बारे में और उनके अधिष्ठान वगैरह के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे पहला डिज़ीज़ हमारी कामला, कुंभक कामला और हलीमक के बारे में। देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम्हें पांडु पढ़ाया था और पांडु का ही जो कॉम्प्लिकेशन है, पांडु का क्या है? कॉम्प्लिकेशन है, या मैं कह रहा हूँ पांडु का जो उपद्रव है या अगली स्टेज है वही क्या है? हमारा वही कहलाएगा कामला। तो जो पांडु की अगली स्टेज है वो क्या कहलाती है? कामला। और आचार्य चरक वगैरह क्या कहते हैं? आचार्य श्रुत क्या कहते हैं कि पांडु जो है, कामला को पांडु का ही उन्होंने क्या माना है? उपद्रव माना है। और आचार्य चरक क्या कहते हैं कि पांडु के बाद ही कामला की उत्पत्ति होती है। तो बेसिकली क्या है? ये रक्तज और पित्तज दोनों व्याधियों में गिना जाएगा। मतलब अगर कोई कह रहा है आपसे कि पांडु जो कामला है सॉरी वो रक्तज है, हाँ है। पित्तज है, हाँ वो है। दोनों है, रक्त और पित्तज व्याधि मानी गई है, ठीक है? तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? कामला को पांडु के अतिरिक्त अन्य रोगों का भी उपद्रव बताते हैं। पांडु का तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन कोई अगर किसी को अदर डिजीज हुई है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी आपको कामला देखने को मिल सकता है। बेसिकली कामला भी हम बात करेंगे तो 2 टाइप बात करेंगे, कोष्ठ आश्रित और शाखा आश्रित, जिसमें जो बेसिकली शाखाओं पे लक्षण जो मिलेंगे वो कहीं न कहीं एनीमिया जैसे लक्षण मिलते हैं। आचार्य पांडु रोग के बाद, आचार्य चरक पांडु के बाद कामला की उत्पत्ति बता रहा। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा कि किसी भी रोग के अंत में या पांडु के अंत में कामला की उत्पत्ति हो सकती है। वर्णन कहाँ-कहाँ पे मिलेगा? अगर हम ग्रंथ की बात करते हैं तो चरक चिकित्सा के 16 में आपने पढ़ा है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 44 और अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में मिल जाएगा।
निदान क्या रहेगा? अभी मैंने बताया कि रक्तज और पित्तज व्याधि है, तो रक्त और पित्त को दूषित करने वाले जैसे क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण, विरुद्ध या असात्म भोजन का सेवन कर रहे हो, सेम, उड़द, खली, तिल, तेल वगैरह का सेवन कर रहे हो, यानी कि विदाही अन्न का सेवन कर रहे हो, दिवस उपन कर रहे हो, अति व्यायाम, अति व्यवहाय, वेग धारण, काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक वगैरह, यानी कि जितने भी कुल मिला के अगर आप कह रहे हो तो हमारा पित्त को कुपित करने वाले, रक्त को कुपित करने वाले जितने भी निदान है वो सारे निदान यहाँ पर आ जाएँगे। अब हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि संप्राप्ति के बारे में। तो आपने क्या किया? पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जिसके से पित्त कुपित होगा। पित्त कुपित होके क्या करेगा? पित्त के द्वारा रक्त कुपित होगा और मांस वगैरह धातुओं का दूषण करेगा और कामले की उत्पत्ति, मतलब उनको क्या करेगा? दूषित करेगा और कामले की उत्पत्ति करा देगा। तो दोष कौन-सा है? पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। दूष्य कौन-सा है? रस भी है, रक्त भी और मांस भी। ठीक है? रस कैसे है? क्योंकि कामला हुआ है पहले, पांडु हुआ है, तो पांडु किसमें था? रक्तज व्याधि में, रस व स्रोतस की व्याधि था। इसी तरह रक्त में और मांस में भी रहेगा, क्योंकि लक्षण क्या आएँगे वहीं पर देखने को मिलेंगे। अगर आम की बात करते हैं तो अग्नि की व्याधि है। धातु अग्नि और जाठर अग्नि दोनों क्या करती है? प्रकोपित करती है। अग्नि अगर देखते हैं तो अग्नि मंद हो जाती है, स्रोतस रस व रक्त व मांस व स्रोतस तीनों आएँगे। स्रोतोदृष्टि में क्या मिलेगा? संग, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, या हम कह सकते हैं विमार्गमन, मतलब जो अपना स्थान है उससे अलग चला जा रहा है दोष। ठीक है? कहाँ से उत्पन्न होता है? आमाशय से उत्पन्न होता है, कोष्ठ से उत्पन्न होता है। संचार स्थान क्या है? पूरे कोष्ठ में गमन करता है, साध्य व्याधि के रूप में हमने इसको रखा है। मेन चीज़ अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके भेद कितने हैं? इसके भेद 3 कहे गए। पहला है शाखा आश्रित, मतलब जो शाखाओं में आश्रित है। दूसरा है कोष्ठ में जो आश्रित है उसको हम कहेंगे कोष्ठ आश्रित, और उभय आश्रित मतलब क्या है? जो शाखाओं में भी जिसके लक्षण है और कोष्ठ दोनों जगह पे उसकी उपस्थिति प्रेजेंट है। इसी तरह अब हम बात करते हैं 2 भेद और हैं। पहला है स्वतंत्र और परतंत्र। स्वतंत्र मतलब क्या है? कि वो पहले मान लो किसी में एनीमिया हुआ, फिर उसके बाद कामला हुआ, तो एनीमिया या पांडु नहीं हुआ, जो बिना पांडु के उत्पन्न हो, मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हो, वो कहलाएगा स्वतंत्र। अगर परतंत्र की बात करते हैं तो मान लो किसी को पहले पांडु हुआ था, उस पांडु के उपद्रव की तरह क्या हुआ है? कामला की उत्पत्ति हुई है, तो वो कहलाएगा परतंत्र कामला का नाम दिया जाएगा। तो 2 भेद यहाँ से हो जाते हैं। तो पहला अब हम बात करेंगे, लक्षण की बात करेंगे भेदों के अकॉर्डिंग। जैसे शाखा आश्रित कामला है, तो शाखाओं में लक्षण मिलेंगे मेनली। मुख, नेत्र वगैरह पीत वर्ण के हो जाएँगे। श्वेत वर्ण के मल की प्रवृत्ति होगी। अग्निमांद रहेगा, पार्श्वशूल रहेगा, श्वास रहेगा, अरुचि, हिक्का और दुर्बलता रहेगा। ठीक है? इसी तरह यही सारे लक्षण यहाँ पे भी मिलेंगे। सिंपल रक्तवर्णी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? मल-मूत्र क्या है? पित्त या रक्तवर्णी। तो यहाँ पे कैसा था? श्वेतवर्णी। थोड़ा डिफरेंस क्या है कि शाखा में अगर है मल क्या रहेगा? श्वेतवर्णी रहेगा। यहाँ पे कैसा रहेगा? रक्तवर्णी रहेगा। और बेसिकली इतनी ज़्यादा स्टेज हो जाएगी कि दहा मिलेगा, क्योंकि कोष्ठ में आश्रित है। अविपाक, दौर्बल्य वगैरह वो सारे लक्षण बाकी सेम यहाँ पे रहने वाले हैं। स्वतंत्र कामला भी बताया था कि जो पांडु रोग के बिना उत्पन्न हो वो कहलाएगा स्वतंत्र कामला, और परतंत्र कामला क्या है? पांडु रोग के बाद उत्पन्न हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? परतंत्र कामला का नाम देंगे। साध्य साध्यता की बात करते हैं तो असाध्य के लक्षण क्या है? अगर मल मूत्र जो है कृष्ण पीत वर्ण के हो गए तो असाध्य है। अगर वहाँ पे एडीमा आ चुका है तो असाध्य है। अग्नि नष्ट हो चुकी है, असाध्य। मल मूत्र वगैरह का वहाँ पे रक्त वर्ण हो चुका है, अग्नि का बिल्कुल नाश हो गया, संज्ञा का नाश हो गया है। वमन, ज्वर, हलास, अरुचि वगैरह ये सारे लक्षण वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो जो हम कामला को काउंट करेंगे वो असाध्य कामला काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं चिकित्सा पात्र पे, या निदान परिवर्जन सबसे पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद हम क्या देंगे? बेसिकली कहीं न कहीं रक्त की दृष्टि है तो रक्त को सही करने वाले या रक्त की दृष्टि को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे औषध वगैरह देंगे, जैसे द्रव्यादि चूर्ण होगा, मंडूर भस्म होगा और आरोग्यवर्धिनी बटी। तो आरोग्यवर्धिनी बटी बेसिकली हमने हर जगह पे पढ़ा है, तो ये तो हम देने वाले हैं। इसके बाद खुद सोचो, उसको एनीमिया हुआ है तो क्या देंगे? लौह आसव देंगे, या फिर बेसिकली लौह से रिलेटेड कहीं न कहीं चीज़ें उसको देंगे, या फिर आम्लकी से रिलेटेड कहीं न कहीं उसको चीज़ें देंगे, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 6 में आपको बताया था। फलात्रिकादि क्वाथ दे सकते हैं, पित्त अंत तक चूर्ण दे सकते हैं, और पथ्य का पालन हमें उसका कराना है। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में? कामला के बारे में। अब जो है इसके हम बात कर रहे हैं
मॉडर्न पर्सपेक्टिव बात करेंगे बेसिकली जॉइंटिस के बारे में। तो जॉइंटिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आपका जो बिलीरुबिन है या बिलीवर्डिन है, उसका जो अमाउंट है वो एक रेशो से या एक क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जॉइंटिस। बेसिकली आपको पहले भी पता होगा कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो हीम प्लस ग्लोबिन में टूटता है, जिससे ग्लोबिन वाले प्रोटीन से 2 चीज़ें बनती हैं, एक बनता है बिलीरुबिन, ठीक है? और दूसरा बनता है बिलीवर्डिन। तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन अगर क्या करें, नॉर्मली इनको क्या किया जाता है, फीसेस में यानी कि आपकी पॉटी में और साथ में आपके जो आपका यूरिन है उसके साथ इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगे, बहुत ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ने लगे बॉडी में, तो यही अगर बढ़ जाएँगे तो ये क्या करेंगे, जो भी स्किन का कॉम्प्लेक्स वगैरह है या यूरिन वगैरह है, बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, पेल येलो कलर का करा सकते हैं या येलो कलर का वहाँ पे यूरिन पास आउट होगा या स्किन पे येलो कलर मिलेगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? जॉइंटिस कहेंगे। तो जॉइंटिस बेसिकली क्या है कि बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन का या बाइल पिगमेंट का अमाउंट इंक्रीज़ होना इज़ जॉइंटिस। तो जॉइंटिस की डेफिनेशन क्या है? सिम्पटम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज ऑफ बाइल पिगमेंट इन बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। येलोइश डिस्कलेशन हो जाता है बॉडी का, जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है आपका बिलीरुबिन का। अब जॉइंटिस किसकी वजह से होगा? बेसिकली ये हम अगर बात करते हैं, लीवर की एब्नॉर्मैलिटी की वजह से देखने को मिलेगा। अब देखो कंडीशन क्या-क्या आएँगी। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को ही हम कंडीशन के बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहला है हेपेटोसेल्युलर। हेपेटो का मतलब क्या है? हेपेटोसाइट किसके लिए वर्ड यूज़ होता है? हेपेटोसाइट वर्ड यूज़ होता है आपका लीवर के लिए। तो अगर आपके लीवर के जो सेल हैं अगर वो डैमेज हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है लीवर का जो फंक्शन है वो डैमेज हो चुका है। मतलब लीवर बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है, उसका अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हेपेटोसेल्युलर मतलब क्या है कि लीवर के सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। वो चाहे किसी वायरस से हो सकते हैं, किसी ड्रग वगैरह से हो सकते हैं। तो हेपेटोसेल्युलर मतलब जॉइंटिस क्या है कि जिसमें लीवर के सेल्स डैमेज हुए हैं और इसकी वजह से अगर जॉइंटिस हो रहा है, उसको हम कहेंगे हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस का नाम देंगे। ये 2 टाइप का हो सकता है, एक्यूट मतलब सडन हो सकता है और क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक के लिए भी हो सकता है। एक्यूट की कॉज़ क्या होगी? लाइक हेपेटिक इमैच्योरिटी है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, वायरल हेपेटाइटिस है, ठीक है? लेप्टोस्पाइरोसिस वगैरह है या फिर ड्रग हेपेटाइटिस वगैरह का वहाँ पे या ड्रग की वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ है, तो वो कंडीशन हो सकती है। कंजेनाइटल हो सकती है, ठीक है? जिसमें कंजेनाइटल हाइपरबिलीरुबिनिया या लीवर कायरोसिस वगैरह को इंक्लूड हम कर सकते हैं। कॉज़ क्या होगा? जो हेपेटोसाइट्स हैं, हेपेटोसाइट्स मतलब क्या है? जो हमारे लीवर के सेल्स हैं, वो क्या हो गए? डैमेज हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, किसको? बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है? बेसिकली पहला क्लासिफिकेशन क्या है? हेपेटोसेल्युलर मतलब कि लीवर के सेल्स में कहीं न कहीं डैमेज हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से जो जॉइंटिस हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? हेपेटोसेल्युलर जॉइंटिस। ये 2 तरीके का है, एक्यूट और क्रॉनिक रहेगा, ठीक है? इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव से हम समझ में आ रहा होगा, जो हमारी बाइल डक्ट है उसमें क्या हो चुका है, कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। तुम्हें पता है जो हमारा लीवर है वहाँ पे क्या होती है, बाइल जूस जो होता है वहाँ पे उसको ले जाने के लिए पैनक्रियाज़ में जाती है एक बाइल डक्ट। ये रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है? बाइल डक्ट। अगर इस बाइल डक्ट में ये बाइल डक्ट क्या करती है, जो ब्लड वगैरह जो है उसको एक्सक्रीट आउट कराती है पैनक्रियाज़ वगैरह के साथ, बाइल जूस सीक्रेट होता है, ठीक है? लेकिन अगर यहीं पे क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ये क्या होगा, ये सारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और वो क्या करेगा, स्किन वगैरह पे जहाँ-जहाँ सर्कुलेट होगा वहाँ-वहाँ पे क्या होगा, येलोइश डिस्कलेशन होगा। मतलब क्या हुआ कि जो बाइल डक्ट है, ये जो हमारी बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, तो उसमें कहीं न कहीं क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, उसकी वजह से जो एनीमिया हो जॉइंटिस उत्पन्न हुआ है, उसको हम क्या कहें, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बाइल जो है बैकअप हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में। अब ये भी 2 तरीके का हो सकता है, एक्यूट हो सकता है लाइक वायरल प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, ड्रग वगैरह लाइक क्लोरोप्रोमेज़िन की वजह से हो सकता है। इसी तरह क्रॉनिक भी हो सकता है, प्राइमरी बाइलरी कायरोसिस है या इंट्राहेपेटिक वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 2 हो गए। पहला हेपेटोसेल्युलर, जिसकी वजह से क्या है, लीवर सेल डायरेक्टली डैमेज है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन से ही समझ में आ रहा होगा कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बाइल डक्ट में, जिसकी वजह से बाइल जूस जो है वो एक्सीट नहीं हो रहा, वो ब्लड में जा रहा है।
ठीक है। इसके बाद है तीसरा है हीमोलिटिक। हीमोलिटिक मतलब क्या है कि मान लो आरबीसी का या ब्लड का लॉस ज़्यादा हो चुका है या आरबीसी का डैमेज ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से जब आरबीसी जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना ज़्यादा बिलीरुबिन बढ़ेगा। मैंने बताया आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो वो टूटता है हीम प्लस ग्लोबिन, और इसी ग्लोबिन से बनता है, क्या बनता है, इसकी ही बनते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो जब ये बिलीरुबिन जितना ज़्यादा आरबीसी टूटेगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा, और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा उतना ज़्यादा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का अमाउंट इंक्रीज होगा। हेमोलिटिक मतलब क्या है कि आरबीसी की टूटने की वजह से क्या हो रहा है, जॉइंडिस कॉज हो रहा है। तो ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की, उसको हम क्या कहेंगे, हेमोलिटिक जॉइंडिस का नाम देंगे। और बेसिकली क्या है, ये एक्वायर्ड लीवर डैमेज एकदम मोस्ट केसेस में क्या रहेगा, कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये हमारे टाइप्स हो गए, कितने टाइप पढ़े हमने, 3 टाइप पढ़े, हेपेटोसेल्युलर, ऑब्स्ट्रक्टिव और हीमोलिटिक जॉइंडिस के बारे में हमने बात की। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, तो बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स क्या रहने वाले, एनीमिया से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्लिनिकल फीचर्स रहने वाले हैं। जैसे थोड़ा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली भी पता लगा सकते हैं कि हिपेटोसेल्युलर है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या हीमोलिटिक है। अगर कलर जो है स्किन का ऑरेंज कलर मिल रहा है तो समझ जाओ उसको कैसा, हिपेटोसेल्युलर। मतलब क्या है कि लीवर के जो सेल्स थे वो डैमेज हुए हैं, उसकी वजह से जॉइंडिस हो रहा है। ग्रीनिश येलोइश कलर मिल रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि ग्रीनिश कलर का कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका बाइल होता है, तो बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, उसकी वजह से जॉइंडिस हो रहा है। लेमन येलो है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हीमोलिटिक भी कह सकते हैं। हीमोलिटिक में क्या रहेगा, लेमन येलो कलर का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। एनीमिया जाहिर सी बात रहेगा, एनीमिया कब रहेगा, हीमोलिटिक में, क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ है तो आरबीसी की लैक होना ही क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। ठीक है, अब एनीमिया कि वहाँ पे किस में मिलेगा, आरबीसी जहाँ पे डैमेज हो रहा था, हीमोलिटिक जॉइंडिस में क्या मिलेगा, बेसिकली एनीमिया का वहाँ पे प्रेजेंस रहेगा। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस की अगर पहचान है, क्या समझोगे कि अगर हार्ट रेट जो है कम मिल रहा है तो समझ जाओ क्या है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस हुआ है। और अगर ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो रही है तो वहाँ पे हीमोलिटिक जॉइंडिस में एब्सेंट रहेगा बाकी, और प्रेजेंट रहेगा केवल हीमोलिटिक जॉइंडिस में। मतलब ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो रही है, मतलब आरबीसी का ज्यादा लॉस हो रहा है, तो ये केवल किस में प्रेजेंट रहेगा, हीमोलिटिक जॉइंडिस में, बाकी में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन हीमोलिटिक जॉइंडिस। ठीक है, इसी तरह नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है, एनोरेक्सिया वगैरह हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हो, पता चल जाएगा आरबीसी का वैल्यू कितना है, प्लेटलेट्स का वैल्यू कितना है, वो सारी चीजें। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हो, ईएसआर करा सकते हो, सीटी स्कैन, लीवर की बायोप्सी करा सकते हो, और एंडोस्कोपी वगैरह यहाँ पे करा सकते हो। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या रहेगा, हेपेटोसेल्युलर बेसिकली किसकी वजह से हो रहा था, वायरल वगैरह की वजह से हो रहा था, तो यहाँ पे क्या देंगे हम, एंटीवायरल ड्रग या फिर स्टेरॉइड वगैरह का यूज कर सकते हैं। हीमोलिटिक क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी था, तो हमें आरबीसी को मेंटेन करना है तो बेसिकली क्या करेंगे, आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो उसका इलाज क्या रहेगा, केवल सर्जरी रहेगा। साथ में क्या कर सकते हैं, फोटोथेरेपी वगैरह दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, बॉइल्ड वाटर, और हमारे जो लीवर की प्रोटेक्टिव ड्रग होंगी या हिपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं उनको हम पेशेंट के अंदर यूज करा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा किसके बारे में, जॉइंडिस के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है, ये समझ में आ रहा होगा, हेपेटाइटिस वर्ड जहाँ पे भी हेपेट वर्ड आए तो वो किसके लिए है, लीवर के लिए। ठीक है, और टाइटिस का, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो लीवर के सेल्स का इन्फ्लामेशन होना बेसिकली क्या कहलाएगा, हेपेटाइटिस कहलाएगा। तो टर्म हेपेटाइटिस रेफर्स टू द इन्फेक्शन ऑफ लीवर कॉज बाय 5 ऐसे वायरस हैं, कौन कौन से, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। तो ये 5 ऐसे वायरसेस है, नाम को याद करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो ये बेसिकली ये 5 ऐसे वायरसेस हैं, कॉमन वायरस हैं, जो क्या कराते हैं, लीवर में इन्फ्लामेशन कॉज करा रहे हैं, और इस इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन को ही हम क्या कह रहे हैं, हेपेटाइटिस का नाम दे रहे हैं। तो कॉज क्या रहेंगे, हेपेटाइटिस ए वायरस हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड हेपेटाइटिस ई वायरस यहाँ पे कॉज रहेगा। लेस कॉमनली अदर कॉज भी हो सकते हैं, लाइक साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है, या फिर रेयरली मिलता है हर्पीज वायरस या फिर येलो फीवर यहाँ पे रहेगा। अब देखो सिंपल क्या है, क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो क्या रहेगा, हेडेक रहेगा,
फीवर रहेगा, मैलिस रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा, ज़ाहिर सी बात है जॉन्डिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हुआ है किसका, लीवर का, और लीवर सेल अफेक्टेड है, अभी बताया था कि लीवर सेल अफेक्टेड होंगे तो कौन सा था, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो देखो ये हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बताया था, यहाँ पे लीवर के सेल्स को ही इन्फ्लेमेट किया गया है तो जॉन्डिस मिलेगा। और कौन सा जॉन्डिस मिलेगा, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस मिलेगा। स्किन पर रैशेस वगैरह अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक वायरस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, बेसिकली ये जो स्प्रेड होता है वो होता है फीको ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है। और अगर बात करते हैं किससे ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड प्रोडक्ट से, या फिर कोई इंजेक्टेबल ड्रग वगैरह आती है उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी क्या हो सकता है, पैरेंटरली ट्रांसमिट हो सकता है, लाइक आईवी ड्रग्स से, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह में किसी के आ रहे हो तो उससे भी हेपेटाइटिस बी क्या होता है, ट्रैवल करता है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी क्या है, बात करते हैं तो ये स्मॉल आरएनए वायरस होता है और जो किससे बिलोंग करता है, फ्लेविड्रेडी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी बेसिकली देखा जाता है किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन्स में, और मेजॉरिटी केसेस हेपेटाइटिस डी के प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलेंगे। अब आप इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो प्लाज्मा अमीनो ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी को, या फिर हम बिलीरुबिन के लेवल को देख सकते हैं। अगर वो कितना ग्रेटर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो समझो कहीं ना कहीं उसको क्या है, हेपेटाइटिस की कंडीशन आ रही है, या फिर आपका लीवर जो है वो इन्फ्लेम्ड हो चुका है, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हो, लाइक फॉर HIV, हेपेटाइटिस ए बी सी डी वायरस वगैरह के लिए, साइटोमेगालो वायरस या एप्स्टीन बार वायरस वगैरह के लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या करेगा, सबसे पहला मैनेजमेंट रहेगा बेड रेस्ट देना है, पेनल्टी देनी है किसका, ऑर्गेनिक ओरल ग्लूकोज जैसे IV वगैरह देना है, ठीक है। 1% फिनॉल किसके साथ देना है, कैलेमीन के साथ, ठीक है। लोशन, और क्या कर सकते हैं, कोलोसिस्टेरेज दे सकते हैं, इचिंग वगैरह। तो इचिंग होगी लीवर में, बेसिकली अगर इचिंग ज़्यादातर होती है तो लीवर की इफेक्ट माना जाता है। तो लीवर में क्या कर सकते हैं, तो लोशन दे सकते हो आप इचिंग को कम करने के लिए, या फिर कोलियोसिस्ट्रामाइन दे सकते हो 4 ग्राम डेली, ताकि उसकी जो इचिंग वगैरह है उसको रिड्यूस किया जाए। विटामिन B12 दोगे और विटामिन K दोगे ताकि वो लीवर को जो है उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करे। और लीवर 52 वहाँ पे दे सकते हो, 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, कितने दिन के लिए, 1 महीने या 2 महीने तक दे सकते हो। तो ये हमने बात की किसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में। आज हम ये लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपना लीवर कायरोसिस से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।